Good morning to all my online dear students. In the last class we have started a new topic standard hydrogen electrode जो कि हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, जिसे हम लोग एनोड हाफ सेल की तरह भी यूज करते हैं और कैथोड हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। और आईयूपीएसी ने इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को क्या मान लिया है, जीरो। और उसका वर्किंग डायग्राम भी देखा था और उसका रिप्रेजेंटेशन और कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो भी हमने देखा था। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था। तो अगर उसको हम लोग समराइज करें थोड़ा सा, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते थे। तो क्या खास बात थी इसकी बेटा, इसकी क्या क्या खास बात थी? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हमारा गैस आयन हाफ सेल कहलाता है। ये किस टाइप का होता है? गैस आयन हाफ सेल की तरह होता है। सबसे पहली चीज ये हमने देखा था, इट इज ए टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल, पहली चीज। सेकंड पॉइंट ये था इसके अंदर कि इसके अंदर जो गैस यूज होता है वो कौन सा गैस होता है बेटा? H2 गैस। और जो उसका आयन होता है वो कौन सा मिलता है हमें? H+। तो गैस H2 होगा और आयन कौन सा? H+। तो H2 का H+ में जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और H+ का H2 में जाना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज जो हमने देखा था, इट कैन एक्ट एज बोथ, एक्ट एज बोथ, दोनों तरीके से काम कर सकता है ये, एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। ठीक है, ये एक्ट एज बोथ, एनोड हाफ सेल भी बनता था और कैथोड हाफ सेल की तरह भी हमारे लिए काम करता था। नेक्स्ट चीज हमने जो समझा था, इसका जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको पहले ये बोलूं, ये हमारे लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये क्या है हमारे लिए? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो सब समराइज कर रहा हूं मैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अगली चीज, ये दोनों तरीके से काम कर सकता है और इसका आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड H+/H2 मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल, या E0H2/H+ मतलब क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितना माना है आईयूपीएसी ने? दोनों को जीरो माना है। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, दोनों सेल की तरह काम कर सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने बात किया था इसका बेटा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल, ASC की तरह जब काम करे तो क्या होगा, पहले ये देखा था हमने। तो अगर इसको एनोड हाफ सेल की तरह काम कराओगे तो एनोड हाफ सेल पे क्या होगा बेटा आपका? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा आपका? गैस किस में कन्वर्ट होगा बेटा आपका? आयन में। एनोड हाफ सेल की तरह काम कराओगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगा? आयन में। और अगर गैस आयन में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन क्या होगी? H2 गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और वर्किंग डायग्राम वगैरह से मैंने समझाया था ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एनोड हाफ सेल पे रिएक्शन होती है। कभी भी आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम करवाना है और एनोड हाफ सेल बनाना है तो एनोड हाफ सेल की रिएक्शन फिक्स है बेटा। क्या होना है हमेशा? H2 विल बी कन्वर्टेड इनटू 2H+ में, ये फिक्स है। ठीक है ना, दो ही चीज होती है, या तो गैस आयन में कन्वर्ट होगा या आयन गैस में। तो अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो गैस किस में कन्वर्ट कर दो? आयन में। और अगर रिडक्शन कराओगे तो आयन को किस में कन्वर्ट करो? गैस में। तो ये होता था। और अगर रिप्रेजेंटेशन भी यहीं पे देख लें इसका, हम लोग किसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या था बेटा? चूंकि ये एनोड है तो एनोड का बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में टर्मिनल आता था, तो कैसे लिखते थे? H2 इज कन्वर्टेड इनटू H+। तो इसको दिखाने का तरीका PT H2 वर्टिकल लाइन H+ एक्वस, ये होता था डिनोट करने का तरीका। PT क्यों? क्योंकि यहां पे ना गैस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना आयन के थ्रू हो सकता है, तो हमें तो एक कंडक्टिंग वायर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा लगाते हैं? प्लेटिनम। वर्किंग डायग्राम में हमने देखा था किसका वायर डाले थे? प्लेटिनम का। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा एनोड हाफ सेल पे तरह करना होगा। तो एनोड हाफ सेल मतलब ये क्या है? आपको सेपरेट कर रहा है, फेज को सेपरेट कर रहा है। तो इस साइड आपका गैस होता है, इस साइड आपका एक्वस होता है। दिखाने का ये तरीका है। इसका हमें P1 एटीएम गिवन होगा और इसके लिए हमें कुछ C1 मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का इसे? सेकेंड तरीका ये है कि आप गैस को अलग करो, प्लेटिनम को अलग करो। तो सेकेंड तरीका ये भी हमने देखा था, PT सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, H2 गैस सिंगल वर्टिकल लाइन H+ एक्वस। सही है बेटा, ये तीन तरीके होते, ये भी तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दूसरा भी है। कॉमनली बुक्स में देखेंगे, कॉमनली बुक्स के अंदर
हमें ये फर्स्ट वाला तरीका मिलता है ना, पर ये भी एक तरीका है डिनोट करने का। ये आपको C1 मोलर क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉरी C1 मोलर बोल रहा हूँ, गैस है ना, तो गैस का P1 ATM प्रेशर दिया होगा, और ये चूंकि कंसंट्रेशन है तो C1 मोलर। तो ये हमारा एनोड हाफ सेल की तरह हो गया। और इसके अगर पीएच, इसके अगर हम लोग बात करें, इसका जो ई सेल आता था बेटा, ई सेल है ना, अगर प्रेशर हमने कितना ले लिया 1 ATM, अगर ये प्रेशर दिया नहीं होता तो कितना मान लेते हैं, यहां कुछ नहीं लिखा है तो कितना मानते हैं 1 ATM, तो उस पे इसके ई सेल का फॉर्मूला क्या आता है 0.059 इंटू पीएच ऑफ एनोड, है ना, ये फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका एट PH2 जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हो कितना हो आपका 1 ATM। ये हमने देखा था किस तरीके से निकलता है। तो हम लोग जस्ट रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ चीजें जो हमने पढ़ी थी। सेकंड चीज हमने देखा था बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल CSC की तरह। तो कैथोड बोलोगे तो कैथोड पे जस्ट इसके सब उल्टा हो जाएगा। कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होगा, और अगर आपका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम कब हो सकता है, जब आयन किस में कन्वर्ट हो, गैस के अंदर। चूंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसलिए बेटा आपका H2H+ में जा रहा है। अगर ये क्लोरीन होता, मान लो क्लोरीन इलेक्ट्रोड होता, तो Cl2 गैस Cl- में, है ना, इस तरीके से आप देखते। तो Cl2 Cl- में जाने का मतलब वो रिडक्शन होता, ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ना। तो आप जज कर लेना उस हिसाब से कि क्या होना है, आयन का किस में कन्वर्ट होना, गैस में, जब रिडक्शन करा रहे हैं। और आयन का गैस में जाने का मतलब हमारे लिए आयन कौन सा है बेटा 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा ना, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा, ये H2 गैस के अंदर। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, मतलब डेट इज रिडक्शन हो गया। और अगर ये रिडक्शन है तो इसके लिए बस क्या लिखना है हमें, अब रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें इसका। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा बेटा, अब चूंकि ये कैथोड है तो कैथोड में क्या होता है, जो भी टर्मिनल पे एकदम जाएगा राइट मोस्ट साइड में, तो वर्टिकल लाइन के इस साइड आपका अब आएगा इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस साइड आ गया, और वर्टिकल लाइन के इस साइड आपका क्या रहेगा H+ इक्वस, इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे आपका कंसंट्रेशन C2 मोलर, इसके नीचे आपका प्रेशर P2 ATM दिया है। एक तो ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा तरीका क्या हो सकता था बेटा, जैसे उसे रिप्रेजेंट किया उस तरीके से इसे भी ब्रेक कर लो, H+ एक्वस ऑब्लिक H2 गैस ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड। ये PT सॉलिड जो लिखते हैं क्या बताता है कि ये हमारे लिए इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। राइट मोस्ट साइड में है मतलब एक कैथोड की तरह काम कर रहा है, और लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे है तो मतलब एनोड की तरह काम कर रहा है। इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर, इसका प्रेशर आपको P2 ATM दिया होगा। और इसके अगर ई सेल का फॉर्मूले की बात करो तो इसका ई सेल जब प्रेशर आपका 1 ATM हो जाए तो क्या हो जाएगा, ई सेल का फॉर्मूला बस इस साइन के आगे क्या लग जाता है माइनस, माइनस 0.059, और यहाँ पे पीएच आप एनोड का ना लेके किसका पीएच लेंगे बेटा, कैथोड का, ठीक है। और ये कब होगा वैलिड, जब आपका एट प्रेशर कितना हो जाए आपका 1 ATM। तो लास्ट क्लास में ये सब हमने देखा था, ऑलमोस्ट 8-9 मिनट मैंने ले लिए हैं रिवाइज कराने में, पर लास्ट क्लास में जो चीजें हमने देखी थी समरी उसका यही है। और डायग्राम तो सिंपल सा था, डायग्राम भी आपको दिमाग में रखना है। वर्किंग डायग्राम कैसा बनाया था हमने, इसके अंदर एक इन्वर्टेड शेप में लिया था हमने, है ना, इन्वर्टेड शेप में एक टेस्ट ट्यूब लिया था हमने इसके अंदर बेटा, और इसके अंदर किसको डाला था, प्लेटिनम की वायर को डाला था। और यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक लगा होता है जो क्या करता है, गुड एडजॉर्बर है, जो यहां से आप प्योर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हो, प्योर H2 गैस, इसको ये क्या करता है अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। किसका होता है एक्वस सॉल्यूशन, H+ का। एक्वस सॉल्यूशन किसका होगा, H+ आयन का होता है। और ये जो वायर है, ये वायर कौन सा हमारे लिए, PT वायर, प्लेटिनम की वायर होती थी। तो इस तरीके से इसका डायग्राम था, ठीक है। चलो तो आज हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल, मैंने 2 न्यूमेरिकल करवाए थे, एक न्यूमेरिकल एज ए होमवर्क दिया था, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाफ सेल के फॉर्म में दोनों करवा दिया, 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, एक एनोड हाफ सेल की तरह और एक कैथोड हाफ सेल की तरह। और उसके बाद एक होमवर्क के फॉर्म में दिया था जिसमें मैंने कंप्लीट सेल बनाया था। तो चलो उससे भी हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लीट हाफ सेल वाला जो न्यूमेरिकल था उसे कैसे सॉल्व करना है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका सीखेंगे कि आखिर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है।
तो न्यूमेरिकल जो दिया था लास्ट क्लास में उसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? कैलकुलेट ई सेल। क्वेश्चन में ईएमएफ भी लिखा हो तो वो ई सेल ही होता है ना, उसे कंफ्यूज मत हुई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जो होता है सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ई सेल ही होता है, एक ही चीज है। कैलकुलेट ई सेल ऑफ फॉलोइंग सेल, ऑफ फॉलोइंग सेल। और आपको कभी है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ लिखा हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ना रिडक्शन वर्ड डाला हो ना ऑक्सीडेशन डाला हो, तो हमेशा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की वो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको ई दिया होता है, ई नॉट कभी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो डेट पोटेंशियल विल बी ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा। वो हमेशा रिडक्शन की ही डेटा रहता है। अगर नहीं लिखा है तो, लिखा है तो ठीक है। ई सेल ऑफ फॉलोइंग सेल, सेल क्या था हमारे पास? Zn सॉलिड, ZnSO4 एक्वस, ठीक है बेटा। और इसका कंसंट्रेशन मैंने आपको दिया था 2 मोलर, कंसंट्रेशन था 2 मोलर और अल्फा था इसका 50%, ठीक है। डबल वर्टिकल लाइन इस साइड आपका दिया था मैंने आपको एसिटिक एसिड CH3COOH, और एसिटिक एसिड है चूंकि वीक एसिड है तो इसका Ka भी गिवन है 10⁻⁵, अप्रोक्सीमेट होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, पर इतना ले लेता हूं मैं। और इसका आपको कंसंट्रेशन भी दिया है 0.1 मोलर, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में ही रहेगा अपना। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन इस साइड दिया आपको H2 गैस, और इसका प्रेशर मैंने दिया था 10 atm। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन इधर आपका PT सॉलिड था। और इस क्वेश्चन में एक और गिवन डेटा हमारे लिए होगा। क्या गिवन होगा? शायद मैंने लास्ट क्लास में दिया नहीं था। गिवन था हमारे पास, गिवन क्या रहेगा? ई नॉट ऑफ Zn+2 ऑब्लिक Zn। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है, और वो गिवन है -0.76 वोल्ट। जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं वही दिया है, दिख नहीं रहा होगा, -0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी है? -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका गिवन है। तो इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो देखो, डबल वर्टिकल लाइन किसको बताता है? सॉल्ट ब्रिज को। तो सॉल्ट ब्रिज के इस साइड जो सेल होता है बेटा, ये कौन सा होता है हमारे लिए? एनोड हाफ सेल। पहले तो ये पहचानो सेल को, 5 तरीके के मैंने बताए हैं। अभी हम लोग दूसरा गैस आयन देखें, बाकी 3 हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एनोड हाफ सेल है। और सॉल्ट ब्रिज के जो इस साइड दिखाई देता है, ये आपका कौन सा होता है बेटा? कैथोड हाफ सेल। तो पहले हमने सेल पहचान लिए है ना। काफी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, नस्ट इक्वेशन से ही सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले हमने सेल देख लिया, ये एनोड हाफ सेल है और दूसरा वाला कैथोड हाफ सेल। ये कौन सा हाफ सेल है बेटा? मेटल मेटल आयन, मेटल है और उसी का आयन है, तो दिस इज मेटल मेटल आयन हाफ सेल। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम लोग अच्छे से समझ सके, तो ये हमारा मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। कैथोड हाफ सेल को पहचानो जरा, क्या है? मेटल मेटल आयन है? नहीं। ये कौन सा हाफ सेल हुआ बेटा? गैस आ रहा है, हाइड्रोजन गैस, और H+ का सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, जैसे एसिटिक एसिड, यहाँ पे H+ का सोर्स है। इट में भी HCl भी हो सकता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कल की क्लास में मैंने कराया था, उसमें H2SO4 दिया था, तो H2SO4 कोई भी सोर्स हो सकता है, बस हमें H+ मिलना चाहिए। तो ये H+ H2, इसका मतलब है कौन सा सेल है हमारे लिए? गैस आयन हाफ सेल है। तो हमने पहचान लिया पहले हाफ सेल को। अब बस बेटा जब हाफ सेल को पहचान लिए तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? जो स्टेप मैंने सिखाए बस उनको फॉलो करो। सबसे पहले आप एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे, सबसे पहला स्टेप यही करते हैं। और एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या लिखोगे बेटा? ऑक्सीडेशन। एनोड हाफ सेल पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा? Zn कन्वर्ट होगा किसके अंदर? Zn+2 में। हमें तो उस मेटल और उसके आयन से मतलब है, तो Zn सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। और इसका हमें ई नॉट की भी वैल्यू तुरंत लिख लेते हैं, लगे हाथों। ई नॉट ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल। Zn से Zn+2 मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उस समय Zn/Zn+2 लिख रहा हूं, आप ई नॉट OP भी लिख सकते हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो बेटा मैंने दिया क्या है? Zn+2 से Zn, मतलब मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना है? केवल साइन एक्सचेंज कर दो। यहाँ -0.76 था, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 0.76। क्लियर है ये? चलिए फिर देखो, ये हमारा पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या करते हैं बेटा? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। और कैथोड हाफ सेल पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन किसका होगा? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन फिक्स है, गैस आयन हाफ सेल है,
तो कैथोड की रिएक्शन फिक्स है, क्या होना है बेटा, या तो देखो आयन गैस में जाएगा या गैस आयन में जाएगा, सिंपल सी चीज है। अगर कैथोड रिडक्शन कराना है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम करना, तो आपको H प्लस को किस में भेजना होगा, H2 में। H प्लस का सोर्स कुछ भी हो सकता है, उससे कंफ्यूज मत होना कभी। तो आपको कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन फिक्स है, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा बेटा आपका H2 गैस। देखो +1 से किस में चला गया, 0 में। तो ये हमारा रिडक्शन की रिएक्शन फिक्स है, ये होनी है। ऑक्सीडेशन के लिए इसका उल्टा होना है। और इसका E नॉट कितना होगा बेटा, E नॉट ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2 कितना होगा, क्या इसकी वैल्यू गिवन है, नहीं। क्या जरूरत है देने की, नहीं। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फिक्स है हमारा, IUPAC ने इसको कितना माना है बेटा, 0.0 वोल्ट। तो ये 0.00 फिक्स है ये, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये दोनों काम करने के बाद हम लोग सीधे दोनों रिएक्शंस को जोड़ के कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना भारी से भारी क्वेश्चन हो, एक आयनिक का, आयनिक बोल रहा हूं सॉरी, इलेक्ट्रो का, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, करना इसी तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड में क्या लिखना होता है, सेल रिएक्शंस। तो सेल रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे सेल रिएक्शन में, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्या बनेगा बेटा, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, और इस साइड से क्या बचा, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस यहाँ का H2 गैस। और इस पूरे का जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, E नॉट सेल। उसको क्या बोलेंगे, E नॉट सेल। पूरे सेल का E नॉट है। और E नॉट सेल क्या होगा, इन दोनों को जस्ट क्या करना है, जोड़ देना है सिंपली। तो बेटा जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस का 0.76, नीचे वाला तो 0 है ना, तो E नॉट सेल आ गया। अब एक बार जब E नॉट सेल और रिएक्शन लिख लेते हैं तो फिर हमें तुरंत क्या लगा देना होता है, नस्ट इक्वेशन को। अगला स्टेप में क्या करो, नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दो। और नस्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो बस इसको अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ई नॉट सेल की जगह पे कितना रखोगे, 0.76 माइनस, इसको न्यूमेरिकली इजी करने के लिए हम लोग 0.06 ले लेते हैं। n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं, तो n की वैल्यू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो Zn प्लस 2 एक्वस है, H2 क्या है बेटा, गैस। तो गैस के केस में तो ये एक्टिविटी होता है बेसिकली, है ना, एक्टिविटी। गैस के केस में पार्शियल प्रेशर हो जाता है, और सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2, ठीक है, इनटू इसका क्या लिखना पड़ेगा हमको, पार्शियल प्रेशर। गैस के लिए क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर, तो PH2 ले लेंगे, ध्यान रखना ना, गैस का पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इधर रिएक्टेंट में क्या सॉलिड आएगा, सॉलिड से हमें कोई मतलब नहीं है, H प्लस एक्वस आएगा यहाँ पे, और H प्लस एक्वस आएगा, और उसके पावर कितना जाएगा, 2, क्योंकि कोएफिशिएंट कितना है, 2, जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। तो हमें इन सब की वैल्यूज मिल जाए तो हमारा ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस इन सब की वैल्यूज को हमें पता करना है। अब देखो जरा सा क्वेश्चन में, देखो Zn प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन किससे लिया जाएगा, ZnSO4 की वजह से। तो बेटा ZnSO4, Zn प्लस 2 और SO4 माइनस में टूटेगा, तो ZnSO4 2 मोलर है, तो Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना, 2 मोलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा कितना दिया है, 50%। अगर वो 100% ये डिसोसिएट होता है Zn प्लस 2 और SO4 माइनस में, तब कितना रहता, 2 मोलर। लेकिन डिसोसिएशन कितना दिया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कितना, 50%। मतलब 2 मोलर का केवल 50% डिसोसिएट होगा, तो 2 मोलर का 50% कितना होता है, 1 मोलर। समझे क्या इस बात को, यहां से डायरेक्ट हमें क्या पता चल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 अगर हमसे पूछे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 का 50%। सही है, क्यों 2 का 50%, क्योंकि अल्फा 50 दिया है। अल्फा अगर दिया नहीं रहता, ये नहीं दिया होता, तो Zn प्लस 2 मोलर होता, लेकिन अल्फा 50 दिया है, तो जितना कंसंट्रेशन है उसका 50%, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा आपका। तो Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन ये कितना मिल गया हमें, 1 मोलर। कितना मिल गया हमें, 1 मोलर। प्रेशर ऑफ H2 की बात करो तो H2 गैस का प्रेशर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना, 10 atm। तो इसकी जगह पे जस्ट रख दो कितना, 10 atm। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये कैसे मिलेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का सोर्स क्या है, एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस देने वाला है। तो ये एसिटिक एसिड से अब देखो आयनिक का रोल आ जाएगा। अब यहाँ से आयनिक वाला चैप्टर फिर से शुरू हो गया। वीक एसिड है, और वीक एसिड का K दिया है, C दिया है, तो H प्लस कैसे निकालते हैं उसका, K बाई C का रेशियो लेते हैं, याद है, और 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा है कि बड़ा। तो हमें H प्लस निकालने के लिए मैं साइड में कैलकुलेशन ले लेता हूं यहाँ पे। फॉर H प्लस
ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो किससे निकाला जाएगा बेटा? आपका एसिटिक एसिड CH3COOH से। अगर ये HCl होता HCl तो K की वैल्यू नहीं दिया होता, जो कंसंट्रेशन होता वही H प्लस बन जाता HCl के केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के। चूंकि वीक एसिड है तो वीक एसिड के केस में आपको K भी दिया है, K कितना 10⁻⁵ और C कितना दिया है 0.1। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा? क्या तरीका बताया मैंने? K/C का रेशियो कैलकुलेट करो। K/C कितना आएगा? 10⁻⁵ अपॉन 0.1, दैट विल बी 10⁻⁶ नहीं 10⁻⁴, 10⁻⁴, विच इज लेस देन 25 इंटू 10⁻⁴। तो अगर छोटा हो जाता है तो उसका क्या है डायरेक्ट, फिर अगर छोटा आ जाता है तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, डायरेक्ट अल्फा नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और अल्फा अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट में K इंटू C, और K की वैल्यू 10⁻⁵, C की वैल्यू 0.1, मतलब 10⁻⁵ इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 10⁻⁶, और 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट कितना था बेटा? 10⁻3। ठीक है, तो यहां से H प्लस निकल गया। अब सारे वैल्यूज तो मिल ही चुके हैं, बस इनकी जगह पे उठा के डाल दो। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻3 यहाँ डालो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 0.76 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा 0.03 इंटू लॉग ऑफ, देखो बेटा ये कितना 1 इंटू प्रेशर कितना 10 डिवाइडेड बाई 10⁻³ का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶, और ऊपर जाएगा तो कितना कर देगा +6, तो 10⁻⁶ ऊपर जाके 10⁻7 हो जाएगा, और log 10⁻7 कितना आ जाएगा 7। तो 7 आने का मतलब ये कितना हो गया 0.76 माइनस 0.03 इंटू 7, तो 0.76 माइनस 0.21, तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा कितना 5, और 7 में से 2 जाएगा तो भी कितना 5, तो आपका 0.55 वोल्ट हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बस क्वेश्चन कितना भी टफ बनाए है ना, कोई भी सेल कितना भी मुश्किल बना दे, सेल में करना यही काम रहेगा। एक बार एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो, एक बार कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को जोड़ के सेल रिएक्शन, और उसके बाद नष्ट रिएक्शन। इन 4 स्टेप्स को आप सिस्टमेटिक अप्रोच से फॉलो करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का ई सेल हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ये जरूर है, ये वाला सेल आपका बदलेगा, जैसे अभी मेटल आयन था, इधर गैस आयन, आगे चल के मैं और पढ़ाऊंगा तो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी हो सकता है। ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल भी हो सकता है। तो ये सेल आपका बदलेगा, अप्रोच यही करना रहेगा। ठीक है, कुछ करना है? ठीक है, तो फिर हम लोग अब इसी से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल था। चलो, तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था, है ना। सिंपल मतलब बोलेंगे ये एडवांस लेवल के प्रॉब्लम इस तरीके से बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, करना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करो, आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डायरेक्ट आने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी है उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली आप देखोगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज अरेंज किया गया है। जैसे ये मैं आपको मेटल का मैंने दिया है ना, जिंक का कितना दिया है बेटा माइनस का 0.76। तो ये वैल्यू कैसे हमें पता चली? इसको पहले हर मेटल के लिए, जैसे जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, डिफरेंट लिथियम, सोडियम, सब मेटल के अलग अलग निकाले गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उनको एक सीरीज में अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो पहले हम लोग उस पर डायरेक्ट जाने से पहले ये निकाले कैसे गए उनको देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हाफ सेल हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहे एनोड हाफ सेल ले लो या कैथोड हाफ सेल, इनको इकलौता ले लो, अकेले ले लो, तो कभी भी इनका आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हो। हमेशा कौन सी वैल्यू कैलकुलेट होती है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद उसमें क्या आ जाता था बेटा? इक्विलिब्रियम आ जाता था, और इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका मतलब अब मूवमेंट ऑफ आयन होने ही नहीं वाला, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आप पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस वजह से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, अगर ये ध्यान हो तो मैंने बताया था उसको हमेशा रिलेटिव निकालना पड़ता है, और वो किसी रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा किसको बनाते हैं? हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खुद स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को IUPAC ने कितना मान लिया है? 0 मान लिया है। तो उसी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर ये E0 की वैल्यू कैसे डिफरेंट मेटल के लिए कैलकुलेट की जाती है, और उन्हीं मेटल्स के E0 की वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एक सीरीज को तैयार करते हैं,
और उसी सीरीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो पहले हम लोग कैसे निकाला जाएगा उसको देखते हैं कि किस तरीके से डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल की क्लास में हम लोग आएंगे। आज मैं निकालने का तरीका सिखाता हूं, कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और उसका एप्लीकेशन क्या है वो सब देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब बेटा SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब वो ऑक्सीडेशन वाला भी हो सकता है, वो आपका रिडक्शन वाला भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया एब्सोल्यूट वैल्यू को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हैं, रिलेटिव वैल्यू को लेते हैं। और किसके रेफरेंस में लेते हैं हम लोग बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में। तो पहले उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन absolute value of electrode potential, absolute value of standard electrode potential SEP, है ना। It is not possible to determine absolute value of standard electrode potential because, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इक्विलिब्रियम आ जाता है, because in the condition of equilibrium no net movement of charges occurs, चार्जेस का नेट मूवमेंट नहीं होता। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया था, हमने देखा था हाफ सेल को, तो चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा था, है ना। तो इस वजह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो we can calculate only, या डिटरमाइन, जो भी बोल लो, we can calculate या डिटरमाइन। so we can determine only relative value of standard electrode potential with respect to a reference electrode, and which is standard hydrogen electrode, SHE, assumed by IUPAC। तो हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को बेटा नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। रीजन क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन ना कर पाने का, कि कुछ समय के बाद क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेज अगर, चार्जेज का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं उसका बेटा, रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब ये SOP हो सकता है, SRP हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा लिया गया है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। IUPAC ने उसको SHE माना है। क्यों, इसी को क्यों लिया गया, क्योंकि इसका IUPAC ने OP या RP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों कितना माना था उसने, 0 माना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग निकालना सीखते हैं। तो किसी एक मेटल पे मैं समझा देता हूं, जिंक का ही समझा देता हूं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से डिटरमाइन किया गया था। ठीक है, चलो तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग एक किसी का निकालना सीखते हैं। जिंक मेटल के लिए हम लोग निकालते हैं कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये उतने में कम जगह में नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे पूरा फिर से बोर्ड साफ करना है। तो देखिए हम लोग लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ कोई भी एक निकाल लो, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। तो मान लो मैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एसओपी ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड का एसओपी निकालना बता रहा हूं, डेट इज हमें क्या निकालना है, ई नॉट ऑफ Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 ये निकालना है। ठीक है, कैसे ये निकाला गया था लेबोरेटरी के अंदर, उसे हम लोग देखने जा रहे हैं कि लैब में कैसे आखिर निकाले गए अलग अलग मेटल के। तो अगर बेटा हमें निकालना क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी निकालना है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने का मतलब है जिंक को आप क्या बनाओगे, एनोड की कैथोड। तो ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। तो जिंक वाले को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनोड बनाना पड़ेगा। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम कुछ इस तरीके से हमने एनोड चैम्बर के लिए बना लिया। और एनोड चैम्बर में हमने जिंक की रॉड को, ये आपका Zn रॉड है, जिंक की रॉड को हमने डिप कराया किसके अंदर बेटा, आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका होना चाहिए, उसी आयन का, जिस मेटल का लेते हैं उसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। जिंक की रॉड है Zn, है ना। और ये हमने लिया है, सपोज करो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन। किसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है, Zn प्लस 2 आयन का। तो हमने इसको एनोड हाफ सेल बना दिया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, इसको किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। और हमारे लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा किसको माना है हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने एक तरफ, कल मैंने बनाया था डायग्राम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, क्या होता है उसके अंदर इन्वर्टेड शेप में एक ट्यूब डाला होता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखो यहां से इनलेट होता है ताकि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर हम लोग इंटर करा सके। और बीच में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लगाया था हमने, प्लेटिनम का वायर लगाया था। और यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस है ना, प्लेटिनम की बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में कोटिंग होती है उसी रॉड के ऊपर, ताकि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सके। और इसको हमने डाला था किसी एक्वस सॉल्यूशन में। और वो एक्वस सॉल्यूशन किसका था बेटा हमारे लिए, that is the aqueous solution of H plus ion। किसका था वो एक्वस सॉल्यूशन, H प्लस आयन का। देखो ये वाला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इधर किसको लेते थे, Zn प्लस 2 आयन का एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका लिया जाता है बेटा, H प्लस आयन का। तो H प्लस आयन में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरीके से बनाया था। और आपका Zn प्लस 2 आयन के अंदर किसको डाला है, जिंक रॉड को। अब क्या करोगे, हमें डिटरमाइन करना है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपका एनोड हाफ सेल है, ये आपका कैथोड हाफ सेल है। तो बस इसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू बेटा कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, इस वोल्ट मीटर के थ्रू दोनों को कनेक्ट किया, क्योंकि यही प्लेटिनम का वायर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करेगा। ये वोल्ट मीटर का काम क्या है, ये वोल्ट मीटर बेटा हमें क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा। ये वोल्ट मीटर हमें क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करके रीडिंग दे देगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। अब बात करो हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हमने पढ़ा था बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो होना चाहिए, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 जो भी है यहाँ पे, उसका कंसंट्रेशन कितना लेना है आपको, 1 मोलर। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन ZnSO4 भी हो सकता है, ZnNO3 ट्वाइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आयन कौन सा हमारा मिलना चाहिए, Zn प्लस 2 का। इस साइड में आपका H प्लस आयन का सोर्स कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे HCl का भी एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, एसिटिक एसिड का भी हो सकता है, ठीक है। किसी का भी कंसंट्रेशन हो, आपका बस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आना चाहिए, उसके लिए 1 मोलर होना चाहिए। H2SO4 का भी सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी आयन का आयनिक सॉल्यूशन होना चाहिए जिसका कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोलर। क्यों, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड निकालना चाहते हैं। और स्टैंडर्ड के लिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशन भी फिक्स करनी होगी। यहां से हम लोग क्या करते थे बेटा, यहां से हम लोग किसको पास कराते थे, हाइड्रोजन गैस, प्योर H2 गैस, प्योर H2 गैस। और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होना चाहिए, 1 atm। बार भी दिया है बुक्स में, तो बार और एटीएम लगभग सेम ही होते हैं, तो 1 atm या 1 बार का एक ही मीनिंग लिया करना। तो मतलब प्रेशर ऑफ H2 हमारे लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना देना है, 1 atm, ठीक है। अब जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाएगा शुरू, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ना, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होना होगा, ये वोल्ट मीटर क्या बताता है हमारा, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए काम आता है।
तो इस वोल्ट मीटर में जो भी डिफ्लेक्शन दिखेगा वो हमारा क्या बता देगा, इस जिंक रॉड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रीडिंग हमें मिल जाएगी। इस तरीके से लैब में हर मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला गया है। ये हम कौन सा निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो हमने इसको क्या बनाया, एनोड हाफ सेल। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता तो बेटा मैं क्या करता, इसको बस इस साइड कर देता है ना, इसको हमने क्या बना देते, एनोड बना देते गैस आयन को, और इसको क्या बना देते, कैथोड बना देते। तो बस वो चेंज कर देते, क्योंकि स्टैंडर्ड केस है इसलिए मैंने स्टैंडर्ड में 1 मोलर और इसको 1 एटीएम लिया है। अब बस अगर मान लो ये डायग्राम देके हमसे इसका रिप्रेजेंटेशन पूछ ले कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ, इस सेल को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ये आपका कंप्लीट गैल्वेनिक सेल है जिसमें एनोड हाफ सेल आपका मेटल आयन का है, कैथोड हाफ सेल आपका गैस आयन हाफ सेल है। तो हमसे बोलेगा इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, पहले डबल वर्टिकल लाइन के इस साइड क्या आएगा, एनोड हाफ सेल, इस साइड क्या आएगा आपका कैथोड हाफ सेल। तो देखो एनोड हाफ सेल पे क्या होने वाला है बेटा, जो भी Zn सॉलिड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एक्वस। देखो Zn सॉलिड किस में जाएगा, Zn+2 एक्वस के अंदर, और ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बता देगा। देखो अच्छा एक चीज छूटा है इसके अंदर, ये सेल अभी काम नहीं करेगा, ये सेल कब काम करेगा बेटा, जब इसके अंदर हम लोग सॉल्ट ब्रिज को ऐड कर देंगे, क्योंकि बिना सॉल्ट ब्रिज के सेल क्या रहता है, इनकम्प्लीट, वर्किंग उसकी रुक जाएगी थोड़ी देर चल के। तो ये हमने सॉल्ट ब्रिज भी ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया, क्योंकि बिना सॉल्ट ब्रिज के तो सेल काम नहीं करेगा ना, चल के रुक जाएगा थोड़ी देर। तो देखो Zn से Zn+2 डबल वर्टिकल लाइन, Zn+2 का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड केस में लिया हमने, तो कितना मानेंगे बेटा, 1 मोलर। डबल वर्टिकल लाइन, इधर आप देखो आपका क्या हो रहा है, H+ आयन है ना, इधर क्या होना है आपका रिडक्शन, और रिडक्शन होने का मतलब H+ किस में कन्वर्ट होगा आपका, H2 के अंदर। तो इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, H+ एक्वस, और सिंगल वर्टिकल लाइन PtH2 भी लिख सकता हूं। एक तो तरीका यह है रिप्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका क्या बताया था बेटा मैंने, H2 गैस लिख दो यहां, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन Pt सॉलिड लिख दो, ये भी है तरीका। H+ का कंसंट्रेशन कितना, 1 मोलर। H2 गैस का प्रेशर भी कितना हमने लिया है, 1 एटीएम, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केस में है। तो देखो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देके आपसे ये भी पूछ सकता है सेल नोटेशन कैसे होगा, किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल नोटेशन। अब कैसे निकाला जाए E0 Zn/Zn+2 को, तो निकालने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप जो तरीका मैंने बताया, सेल नोटेशन लिखने के बाद तुरंत क्या लिखते हैं हम लोग, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो तुरंत बेटा आप क्या लिखो, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, और एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखो, क्या ऑक्सीडाइज होगा, Zn ये हमारा पार्ट कौन सा है, एनोड हाफ सेल का, ये वाला पार्ट कैथोड हाफ सेल का। तो बस इसका ऑक्सीडेशन करा दो, क्या होगा बोलो, Zn सॉलिड will be converted into Zn+2 aqueous। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका अगर मैं पूछूं E0 कितना होगा, E0 ऑफ क्या लिखोगे बेटा, Zn/Zn+2, ये कितना होगा। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, इसकी वैल्यू हमें पता थोड़ी ना, ये हमें मानना है। तो ये मैंने मान लिया कितना है बेटा आपका, x वोल्ट। ये कितना मान लिया, x वोल्ट है जो हमें पता करना है। सेकंड देखो क्या लिखोगे, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या लिखोगे बेटा, रिडक्शन कराओगे, और रिडक्शन कराओगे तो किसका रिडक्शन होगा। देखो ये सेल रिएक्शंस तो यहीं से देख के पता चलता है। देखो सॉल्ट ब्रिज के इस साइड Zn किस में जाने वाला है, Zn+2 में, यहाँ H+ किस में जाने वाला है, H2 में। यहीं से देख के आइडिया लग जाता है। अगर H2 इधर होता है, H+ इधर होता, तो H2 किस में जाता है, H+ में। Zn+2 इधर, Zn इधर, तो Zn+2 Zn में। तो सेल रिएक्शन देख के ही पता चल जाता है कि कैसे लिखना है हमें। कैथोड हाफ सेल में क्या लिखोगे, आपका H+ एक्वस जो है, H+ एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा आपका, जाके H2 गैस में, ठीक है। और इसका अगर E0 कोई पूछे, E0 ऑफ क्या, H+ इज कन्वर्टेड इनटू H2, H+/H2, तो ये कितना होगा बेटा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि IUPAC ने इसे एज्यूम कर लिया है। और थर्ड स्टेप क्या है, तुरंत इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ के आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लिया करो। तो यहाँ अगर सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा, Zn सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस गिव्स, क्या बन जाएगा आपका, Zn+2 एक्वस प्लस H2 गैस, ये बन जाएगा। और इसका अगर मुझसे पूछा जाए ई सेल कितना होगा, तो इसका ई सेल किसके बराबर होगा बेटा, ये 0 है और ये x है, तो इसका मतलब इसका ई सेल बोल रहा हूं, E0 सेल कितना हो जाएगा आपका,
x वोल्ट के इक्वल। अब बस इसके ऊपर क्या लगा देना है, नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है 4 स्टेप में। नस्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करें, क्या है नस्ट इक्वेशन अपने पास, ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बस इनमें वैल्यूज को डाल दो। तो ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, x वोल्ट, तो ई नॉट सेल की जगह पे कितना रख दिया x माइनस 0.059 बाई n की जगह पे कितना रखोगे, n की वैल्यू कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो n की जगह पे कितना रख दो 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या क्या है बेटा, H2 गैस है और Zn+2 है, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट साइड में Zn से कोई मतलब नहीं है, H+ से मतलब है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंटू गैस के लिए तो पार्शियल प्रेशर pH2, पिछले प्रॉब्लम में अभी किया हमने, और रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा आपका H+ के पावर कितना 2। अब बस सारी वैल्यूज को डाल दो, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना, x माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, देखो कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 कितना 1 मोलर, स्टैंडर्ड केस में प्रेशर ऑफ H2 कितना 1 atm, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना 1 मोलर। तो ये सारी वैल्यूज कितनी कितनी है 1 है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड केस में ना 1 × 1/1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया log 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। तो log 1 अगर 0 हो गया तो 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते कितना 0। तो आप यहां से देखो आपका ई सेल इज इक्वल टू किसके आ जाएगा x, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा ना, log 1 की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म किसके बराबर 0। तो ई सेल किसके बराबर आ गया, x के बराबर। अब मुझे ई सेल तभी, ये x मुझे तब पता चल सकता है जब मुझे किसकी वैल्यू पता हो, ई सेल की। ये x तभी पता चलेगा, ये अननोन था ना, जब हमें ई सेल पता हो। और ये ई सेल कैसे पता चलेगा, तो ये ई सेल बेटा पता चलेगा हमें किसकी रीडिंग से, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग से, जो वोल्ट मीटर हमने अटैच किया है। तो इस ई सेल का जो रीडिंग होगा, ये कौन रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर रीडिंग। ये हमें जितना भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा वोल्ट मीटर में, जो रीडिंग दिखाएगा, उससे हमें इस ई सेल की वैल्यू पता चलेगी। और वही ई सेल किसके बराबर होगा, आपका x के बराबर। तो जब जिंक का किया गया था, जिंक के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना के अरेंज करते हो, तो आपको जिंक का जो निकल के आता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस ई सेल की वैल्यू है ना, इस ई सेल की वैल्यू निकल के आई 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू कितनी आती है एक्सपेरिमेंटली, 0.76 वोल्ट आती है। ये वैल्यू वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.76 वोल्ट आती है। इसलिए हमें पता चल गया कि ई ऑफ किसका, Zn। इसको नॉट लिख दूं, नॉट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड केस में ही निकाला है हमने, सब स्टैंडर्ड माना था। तो ई नॉट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ Zn/Zn+2, ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितना 0.76 वोल्ट। तो बेटा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, Zn+2/Zn की वैल्यू माइनस का 0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस तरीके का कंस्ट्रक्ट करते हैं सेल। या तो आप उसको एनोड बनाते हो या तो कैथोड बनाते हो। आप एनोड अगर बनाओगे उसे, तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, और अगर आप इसे कैथोड बनाते, इस साइड रखते, तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकला। तो इस तरीके से लैब के अंदर हर मेटल को एनोड या कैथोड जो भी आपको बनाने की इच्छा करे वो बना के, हर मेटल का निकाला गया, क्या निकाला गया, रिडक्शन पोटेंशियल। जनरली वो लोग क्या निकाले, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे बनी है। हर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया, और उनको कैलकुलेट करके एक सीरीज तैयार की गई, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, किस तरीके कैसे बना है, ये तो आइडिया दे दिया मैंने। हर मेटल के लिए, जैसे जिंक के लिए हमने काम किया, इसी तरीके से कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, सबके लिए आप काम करके कैलकुलेट करोगे इसी तरीके से वैल्यूज को, और एक सीरीज के फॉर्म में तैयार करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो वो जो सीरीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कल की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और किस तरीके से उनको एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए हैं उनका क्या एप्लीकेशन है, कैसे क्वेश्चंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।